पुलिस का नाम जब भी आता है, जब रिमांड से पब्लिक डर जाती है कि रिमांड किस हिसाब से लेते हैं। आई थिंक 2007 में एक बहुत बड़ा कांड हुआ था इंदौर में, भूमि हत्याकांड, जिस पर इन्वेस्टिगेशन मेरे द्वारा किया गया था, अग्रिम विवेचना मेरे द्वारा की गई थी। इंदौर का उस जमाने का बहुत चर्चित मर्डर था। चुनौतीपूर्ण केस में आपने इंदौर में भी पदस्थ रहे, वहाँ पे करबला का मुद्दा बहुत था, इसको आपने आपके दौर में कैसे करा हैंडल? सर, आपने अपने कार्यकाल में महू में भी ड्यूटी करी। सर, वहाँ पे आर्मी का कैंप है, वहाँ पे बड़ी पुलिस और आर्मी के कैंप के बीच खिंचतान चलती। जो एक सराफा का व्यापारी था, उसकी पीसेस में काट के फेंक दिया गया था, और वो जो कि सराफा में लाखों का करोड़ों का लेन देन करता था वो व्यापारी आके। तो ये तो पहले शुरू से ही सब मिला जुला रहता है, इनका सब मिल के ही चलता है। रेप जैसी कोई घटना रहती नहीं है, लिव इन में रहते हैं। अब कहीं चीज़ को इनकी वैचारिक मतभेद बैठे नहीं या समझे नहीं, पैसों को लेकर या किसी शादी को लेकर के। हेलो व्यूअर्स, हमारे इस पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा पॉडकास्ट बहुत ही वैल्यूएबल और माइंडफुल होने वाला है। आज के हमारे एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस डिस्ट्रिक्ट झाबुआ मिस्टर पद्म विलोचन शुक्ल जी। झाबुआ जिले से होते हुए गुजरात सप्लाई की जाने वाली अवैध शराब की तस्करी के बारे में, साथ ही हमने इनसे बात की है जिले में बढ़ रही सूदखोरी के बारे में, इंदौर का बहुत ही चर्चित केस भूमि हत्याकांड, साथ ही इंदौर का करबला मैदान जहाँ पे हमेशा तनाव की स्थिति बनी रहती है। पुलिस की कार्यप्रणाली के बारे में जानेंगे, पुलिस कैसे काम करती है, पुलिस जनता के लिए क्या करती है। तो आइए हम शुरू करते हैं आज के हमारे इस पॉडकास्ट को और स्वागत करते हैं हमारे बहुत ही स्पेशल गेस्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस डिस्ट्रिक्ट झाबुआ मिस्टर पद्म विलोचन शुक्ल जी का। हेलो एंड वेलकम सर, हमारे इस पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आज से हमारा पॉडकास्ट का सफ़र हो रहा है आपके साथ। आपको शुभकामनाएं, मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं, आप दिन तक उन्नति करें। जी थैंक यू सर। सर, हम जानना चाहेंगे कि आप किस एग्ज़ाम के थ्रू यहाँ पे पदस्थ हुए, किस एग्ज़ाम के थ्रू आपने ज्वाइन करा है? जी बिल्कुल। मैंने 1997 में मैंने जो मध्य प्रदेश शासन की उप पुलिस अधीक्षक की सेवाएं ज्वाइन की। मैंने अपने मध्य प्रदेश की जो लोक सेवा आयोग की परीक्षा देकर डीएसपी का पदभार ग्रहण किया था। उसके बाद मैं निरंतर प्रमोशन लेके आज इस मुकाम पे पहुंचा हूँ। सर, आपकी जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग है। उस समय डिफरेंट सब्जेक्ट से लोग हिंदी साहित्य से, इतिहास से इस फील्ड में आते थे। आपका हमें पता चला फिजिक्स से आए हैं। जी, दरअसल जो हमारा बैच रहा उसमें मध्य प्रदेश शासन द्वारा जो हमारी लोक सेवा आयोग है उसके द्वारा स्केलिंग का सिस्टम लागू किया गया था। फर्स्ट टाइम स्केलिंग लागू हुई, और चूँकि मैंने एमएससी फिजिक्स में किया था और मुझे फिजिक्स में थोड़ा सा इंटरेस्ट भी था, तो इस कारण से मैंने सोचा कि एक सब्जेक्ट में फिजिक्स रखता हूँ और साथ ही मैंने दूसरा विषय इतिहास रखा था। तो हम लोग मैंने, और जो मेरे बैच में भी सब डिफरेंट विषय वाले लोग आए हैं, तो इस कारण से मैंने फिजिक्स रखा और काफ़ी अच्छा स्कोर किया था। सर, इस फील्ड में आने के लिए आपने एग्ज़ाम क्लियर की थी, आपके पास ढेर सारी चॉइस थी, अलग अलग फील्ड में आप जा सकते थे। तो आप इस पुलिस विभाग में अपनी पसंद से आए हो या आपको आगे से ये जवाबदारी दी गई? नहीं, बेसिकली इसे किस्मत भी बोल दीजिए। और मेरा पुलिस में आने से पहले जो एक एसएसबी परीक्षा होती है उसमें भी मेरा डीएसपी और असिस्टेंट कमांडर जो बीएस है वो सीआरपीएफ होती है, उसमें चयन हुआ था। पर वो वहाँ ना, मैंने चूँकि वो अदर सेंट्रल रिजर्व पुलिस बल की पोस्ट थी, मैंने यहाँ ज्वाइन करना ज़्यादा बेहतर समझा और मैंने यहाँ ज्वाइन किया। सर, आप अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं? इतना बड़ा जिला है, यहाँ पे 5 तहसील हैं, अलग अलग थाने हैं, महिला थाना है, ट्रैफिक थाना है, आप कैसे सारी चीज़ें मैनेज करते जी, सबसे पहले जो इस टाइम मैनेजमेंट का पुलिस में हम लोग को शुरुआत से सिखाया जाता है। जब हम पुलिस सेवा में आते हैं तो हमारा जब ट्रेनिंग चालू होती है उसके पश्चात ही हम लोग ये करते हैं कि सवेरे से हमारा प्रोसीजर चालू हो जाती है कि सुबह 4 बजे उठना है। फिर जो हमारा एक आदत में हमारे शेड्यूल में डाल जाते हैं, उठते साथ ही हम शेविंग करते हैं, जो अपने दैनिक नित्य कर्म करने के बाद 5 बजे हम तैयार हो जाते थे। इसी तरीके वो जो हमारा ट्रेनिंग का शेड्यूल रहा वो आज भी हम लोग ने अपना रखा। और साथ ही हमारा जो फैमिली बैकग्राउंड हो जाता है कि पुलिस सेवा में हमारे जो परिवार है वो कई बार सफ़र करता है, बट अगर आपके फैमिली का सपोर्ट मिले तो हमारा टाइम मैनेज बहुत अच्छा हो जाता है
और मुझे इस तरह की शायद जीवन में कभी दिक्कत नहीं हुई कि फैमिली से सपोर्ट ना मिला हो। काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहा। मेरी मदर, मेरे ब्रदर्स और मेरे वाइफ, बच्चों ने काफ़ी अच्छा मुझे सपोर्ट किया। आप दिन भर में तरह-तरह के लोग से मिलते हैं सर, आरोपी से, फरियादी से, आपकी इतनी मीटिंग्स होती है, आपके कभी किसी बच्चे के बयान लेने होते हैं, कभी किसी आरोपी का बयान लेना होता है, कभी मीटिंग में जाना होता है, कभी सेम टाइम पे कोई केस आ जाता है। दिन में इतनी बार मूड स्विंग होता है आपका, आप कैसे मैनेज करते हो अपने मूड को? सबसे बेसिकली मूड स्विंग का तो थोड़ा-सा कठिन हो जाता है कई बार, और एक पर्सन टू पर्सन भी ये चीज़ आपके जो ब्लड है उसमें भी रहता है। पर मुझे आज तक एज़ सच बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई कि अ, मैं किसी आरोपी से मिल रहा हूँ या किसी फरियादी से मिल रहा हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा समस्या नहीं आई। और शायद ही मैंने कभी, अभी पुलिस से वो लोग बोलते हैं पुलिस बड़ी मतलब पुलिस के बारे में नकारात्मक बातें बोलते हैं, पर शायद ही मैंने कभी किसी से ऊँची आवाज़ में बात की और ढेर सारे केसेस देखे, बहुत अच्छे केसेस ट्रेस भी किए, कुछ इन्वेस्टिगेशन हमारे बहुत अच्छे रहे। पर मैंने शायद ही कभी किसी आदमी को बहुत ज़्यादा ऐसे उल्टी-सीधी बातें की होंगी, कभी नहीं की है, ना मैंने किसी को गाली बकी। तो ये मेरे साथ एक प्लस पॉइंट रहा। और इसी तरीके से मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे पास जो भी फरियादी आज भी आते हैं, मैं उसको ससम्मान बिठाता हूँ, और उसी कोशिश करता हूँ कि मैं अपने जो फरियादी आए उसके कुछ आँसू पोंछ सकूँ। ये मेरे लिए सुकून की बात होगी। सर, आजकल देखने में आ रहा है कि सेना की सेवा में महिला कर्मी बहुत आ रही है। जैसे कि शासन की नीति है उनको प्रोत्साहित करना, तो आप अपने अंडर में आने वाली महिला डीएसपी हुई, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर हुई, आप कैसे मैनेज करते हो कि वो अपना काम फ्रीली, कंफर्टली कर सके बिना किसी प्रेशर के? जी, जब हम लोग ने सेवा में आए तो उस समय पुलिस सेवा, विशेषकर पुलिस सेवा में महिलाएँ आने से थोड़ा-सा कतराती थी। जो हमारे बैच में तो जब उस समय मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एक ही था, एक ही महिला अधिकारी थी। पर बाद में धीरे-धीरे अधिकारियों की संख्या बढ़ती चली गई, और आज लगभग ये स्थिति है कि हम 1/3 पुलिस में महिलाएँ आ गई, कांस्टेबल से लेके आईपीएस अधिकारी तक। तो हम सबका कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है। अभी नो डाउट्स कुछ और धीरे-धीरे आएँगी तो पुलिस में जो धीरे-धीरे हिचकिचाहट है वो दूर हो जाएगी। हमारी जो सीनियर पुलिस अफ़सर्स हैं, महिला आईपीएस अधिकारी या हमारे जूनियर्स हैं, कभी ये दिक्कत नहीं आती कि वो रात को गश्त नहीं करेंगी। सभी वैसा ही कार्य करती हैं जैसा पुलिस अधिकारी कर रहे हैं। सर, एक ये तो सामान्य बात हुई, हम जानना चाहते हैं रिमांड के बारे में। पुलिस का नाम जब भी आता है, जब रिमांड से पब्लिक डर जाती है कि रिमांड किस हिसाब से लेते हैं? कोर्ट के आदेश अनुसार लेते हैं या कभी-कभी कुछ? नहीं, नहीं, ये बिल्कुल कहना गलत है कि रिमांड वो फ़िल्मों का वो अलग है, फ़िल्मों का जो जी। दिखाते हैं और रिमांड पे लेना है। बेसिकली रिमांड एक जुडिशियल प्रोसीजर होती है। एक पुलिस रिमांड दिया जाता है, एक जुडिशियल रिमांड होता है। तो वो रहती है, एक पुलिस अभिरक्षा में पूछताछ होती है, एक जुडिशियल में हम जुडिशरी की कस्टडी में होती है, उससे हम पूछताछ होती है। तो रिमांड जो एक लोगों की भ्रांति है कि रिमांड में मारपीट होती है, ऐसा कुछ नहीं है। एक पुलिस ये कहती है कि आजकल तो बहुत ज़्यादा साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन होने लगे हैं। फिंगरप्रिंट, डीएनए मिलान, नार्को टेस्ट, ढेर सारी चीज़ें हो रही हैं, तो अब पुलिस काफ़ी एडवांस इन्वेस्टिगेशन करती है। तो वो जो रिमांड्स लेते हैं उसपे इस तरह के हम सर, कोशिश करते हैं। पुलिस रिमांड के अंदर मारपीट होना संभव है क्या, पॉसिबल है? जब कोई व्यक्ति अपना जुर्म कबूल नहीं करता तो प्रेशरली मार सकते हैं उसे? नहीं, पुलिस रिमांड में लेके देखिए, अब मैं ये नहीं कहूँगा कि लोग ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ शिकायत आती है। तो मारपीट की, कि पुलिस वालों ने मारपीट की, पर जो कानून की दृष्टि से पूर्णतः गलत है। पूछताछ के ढेर सारे अन्य तरीके हैं, हमारी डिफरेंट एजेंसियाँ भी कुछ पूछताछ करती हैं, उसमें कभी मारपीट नहीं होती। बड़े-बड़े आतंकवादियों से बड़े सरलता से वो पूछताछ कर लेते हैं, पर पुलिस में भी इसी तरह से धीरे-धीरे अब पूछताछ होने लगी है, तो मारपीट की गुंजाइश कम हो गई है, क्योंकि पूरे पुलिस के थाने जितने भी पुलिस के कमरे हैं, पुलिस के थाने के स्टेशन के बाहर, अंदर सब जगह कैमरे लग गए हैं, तो अब इस तरह की घटनाएँ बहुत कम होती हैं। सर, आपकी लाइफ में कोई ऐसा चुनौतीपूर्ण केस जहाँ पे मारपीट के बिना मामला सुलझाया गया हो? जी, पुलिस सेवा में तो कई मामले ऐसे आते हैं, पर बहुत महत्वपूर्ण मामले अभी 2-3 दिन पहले उस केस का ज़िक्र हुआ है पेपर में, चूँकि इंदौर में एक घटना में आजीवन कारावास हुआ और एक घटना में छूटा था, तो उस घटना को चूँकि मैंने भी पेपर में पढ़ा, आई थिंक 2007 में एक बहुत बड़ा कांड हुआ था इंदौर में, भूमि हत्याकांड।
जिसमें इन्वेस्टिगेशन मेरे द्वारा किया गया था, अग्रिम विवेचना मेरे द्वारा की गई थी। इंदौर का उस ज़माने का बहुत चर्चित मर्डर था और भारत में इसी तरीके की दिल्ली में भी हत्याकांड हुआ था नोएडा में। तो 2 मर्डर पूरे भारत में बड़े चर्चित रहे कि जिसमें से एक इंदौर का था। पर इंदौर पुलिस द्वारा उस समय हमारे पुलिस अधीक्षक द्वारा और हमारी पूरी टीम द्वारा उस पे बहुत मेहनत की गई और एक बहुत अच्छा अनुसंधान किया गया। उसमें एक्यूज़्ड को हम लोग ने सुप्रीम कोर्ट तक चूँकि ये केस चला, हमने उसे आजीवन कारावास की सज़ा दिलाई थी और उसमें आज भी वो आजीवन कारावास की सज़ा काट रहे हैं। सर, इस भूमि हत्याकांड में ऐसा क्या मामला था जो इसको इतना लंबा चलाना पड़ा? बेसिकली भूमि हत्याकांड एक वर्ग था उससे संबंधित था जिसपे एक मतलब एक बच्ची को, एक महिला थी, उसको 2 भागों में काट के एक जो हमारा जून इंदौर वाला एरिया है इंदौर में, वहाँ पे एक बगीचे में फेंक दिया गया था। बड़ी घनघोर बारिश हो रही थी, तो बिल्कुल उसकी न्यूड लाश मिली थी और बाद में उसका कुछ पता नहीं चला था। पर पुलिस ने इतना अनुसंधान किया कि किसने फेंका, डेड बॉडी किसने फेंकी। उस समय तो इतने कैमरे भी नहीं लगे थे शहर में जिस हिसाब से आज कैमरे लगे हैं। पर काफ़ी इन्वेस्टिगेशन में खुलासा हुआ, डीएनए रिपोर्ट्स हुई, ब्लड का मिलान हुआ और जो फिंगरप्रिंट्स आ रहे थे तो सबका मिलान हुआ और अंततोगत्वा उस पे आजीवन कारावास हुआ। फिर जब उच्च न्यायालय में गया तो हमारे उस समय के तत्कालीन जो एडमिनिस्ट्रेटिव जज साहब थे उन्होंने उसमें पुलिस के फेवर में काफ़ी अच्छा लिखा था कि पुलिस ने काफ़ी अच्छा इन्वेस्टिगेशन किया। तो पर लोगों, चूँकि एक प्रोसीजर है कि लोग लोअर कोर्ट से अपर कोर्ट में अपील करते हैं और उच्चतम न्यायालय तक जाते हैं, तो अपील पे अपील होती रही पर उच्चतम न्यायालय ने भी उनकी सज़ा बरकरार रखी। पर डेड बॉडी से याद आया कि जब डेड बॉडी को अलग-अलग टुकड़े करके फेंक दिए जाते हैं, तो उस केस पे पुलिस कैसे इन्वेस्टिगेशन करती है? बेसिकली जब अगर चेहरे का मिलान नहीं होता है और कई बार ऐसे केसेस आते हैं कि चेहरे का मिलान नहीं होता या चाहे लाश सड़ गई, तो हम उसमें अगर तत्काल नहीं होता है तो तत्काल हम उस चीज़ को रोक दे, मतलब उसको हम प्रिजर्व करते हैं उस चीज़ को। जो एसडीएम की या जो भी कार्यपालिक मजिस्ट्रेट है उसके परमिशन पे उसकी डेड बॉडी को गाड़ा जाता है और उसके फिंगरप्रिंट्स रख ली जाते हैं। एक इंदौर में ऐसा ही केस हुआ था, जो एक सराफा का व्यापारी था, उसकी पीसेस में काट के फेंक दिया गया था और वो चूँकि सराफा में लाखों का, करोड़ों का लेन-देन करता था वो व्यापारी आके, और कई उसकी मृत्यु के कई दिनों बाद ये हमको एक इन्फॉर्मेशन आई थी कि बॉम्बे का एक व्यक्ति की ऐसी मर्डर हुआ है। तो हमने फिर उसकी जो कब्र थी उसको खुदवाया, उसकी फैमिली से मिलान कराया। लोगों ने उसके जो पहचान क्षेत्र थे उसकी फैमिली ने आके पहचाना कि नहीं ये तो वही व्यक्ति है। और बाद में हमको लकीली जब हम धीरे-धीरे करते गए तो हम एक्यूज़ तक हमने उसको ट्रेस कर लिया था पूरा। और बाद में जो मुंबई के एक बहुत बड़े सराफा व्यापारी थे, उनका बंदा था वो, और बाद में उन्होंने काफ़ी इंदौर पुलिस को एप्रिशिएट किया था। सर, चुनौतीपूर्ण केस में आपने इंदौर में भी पदस्थ रहे, वहाँ पे करबला का मुद्दा बहुत चलता है। उसको आपने आपके दौर में कैसे करा हैंडल? बेसिकली इंदौर में करबला जो है काफ़ी सेंसिटिव मुद्दा है वहाँ पे। टॉपिक है वहाँ का। हाँ, बहुत इंदौर का एक हॉट पॉइंट है वो, जो उसमें लगभग हम लोग कोशिश करते हैं जब मुहर्रम रहता है और ये सब आता है अपना त्यौहार, तो पुलिस कोशिश करती है कि दोनों पक्षों से, जो वहाँ चूँकि एक मंदिर भी है छोटा सा, और मंदिर और जहाँ ताज़िए ठंडे किए जाते हैं वहाँ पे दोनों पक्षों में सामंजस्य बना रहे। पुलिस काफ़ी बातचीत करती है और ढेर सारा फोर्स लगता है, तो कोशिश ये रहती है कि सब दोनों पक्ष शांति से उस कार्य को सब अच्छे से कर लें। सर, आप इतने महानगर में ड्यूटी करके यहाँ पे ट्राइबल एरिया में आए हो, क्या डिफरेंस देखने को मिलता है? जी, बिल्कुल, महानगर में नौकरी करना नो डाउट बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। पर वहाँ पे प्लस पॉइंट ये रहता है कि पुलिस भी उतनी ही दक्ष रहती है। अभी जैसे हमने भोपाल में, अपनी रिसेंटली भोपाल से यहाँ पे आया हूँ। भोपाल में मैं डीसीपी ट्रैफिक हुआ करता था। भोपाल ट्रैफिक पुलिस की मैं बात करूँगा, बहुत ही दक्ष पुलिस है। और चूँकि वहाँ लकीली मतलब 1 महीने में इतने सारे वीआईपी विजिट्स होते हैं, और हम अगर जिस हिसाब से छोटे ज़िलों में ट्रैफिक रुकता है, हम भोपाल में रोकने लगे तो भोपाल पूरा जाम हो जाए। पर मैंने लगभग अपने टेरिटरी में कम से कम 3-4 प्रधानमंत्री महोदय के वीवीआईपी विजिट कराए, यूएचएम तो कई बार आए। तो भोपाल पुलिस मुश्किल से आधा सेकंड ट्रैफिक रोकती थी और रिलीज़ कर देती थी। तो ये चुनौतीपूर्ण कार्य था, क्योंकि भोपाल की बहुत प्रोफेशनल पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस मैनेजमेंट वहाँ का बहुत अच्छा है। तो हम पिकेट्स पे अपने ट्रैफिक रोका करते थे कि एक संबंधित क्षेत्र का ट्रैफिक रोक देते थे,
जब वो क्लियर हो जाता था, वहाँ से वीआईपी विजिट हो जाता था, तो हम देन अगले सेक्टर का पुलिस ट्रैफिक रोकते थे। तो लगभग किसी व्यक्ति को मुश्किल से 5 या 10 मिनट से ज़्यादा का वेट नहीं करना पड़ता था और स्मूथली ट्रैफिक चलने लगता था। सर वीआईपी विजिट में कितना प्रेशर रहता है, यहाँ आपको यहाँ पे और महानगर में क्या डिफरेंस देखना? वीआईपी विजिट में छोटे शहरों में जैसे झाबुआ के अगर मेरे को, तो यहाँ मुझे लगता है ज़्यादा प्रेशर है, मुझे तो ऐसा लगता है कि रहेगा, क्योंकि यहाँ हमारे पास संसाधनों की उतनी कमी रहती है। भोपाल में संसाधन बहुत है, पुलिस फोर्स बहुत दक्ष है, वो बहुत ट्रेंड लोग हैं। हमारे यहाँ पे उतना संसाधन भी नहीं है, उतने दक्ष पुलिसकर्मी भी शायद नहीं है, और भोपाल में स्टाफ भी बहुत रहता है, हमको स्टाफ भी हमारे पास पर्याप्त रहता है। तो उस हिसाब से झाबुआ नो डाउट थोड़ा चुनौतीपूर्ण जगह है, पर साथ ही ये है कि भोपाल में क्राउड बहुत है, हमें उन्हें रोकना भी बहुत बड़ा चुनौती का रहता है। यहाँ पे क्राउड कम है और यहाँ के थोड़ा सरल लोग हैं, उतना वर्किंग कल्चर नहीं है कि ऑफिस में के लिए लेट हो रहा है। वहाँ तो भोपाल में ऑफिस के लिए लेट 10 मिनट लेट होना बड़ी बात हो जाती थी। सर यहाँ पे क्राइम का पैटर्न और महानगर में क्राइम का पैटर्न? जी, यहाँ पे क्राइम मुख्यतः जो है विशेषकर मैं कहूँगा, जिससे कहना चाहिए कि हमारा दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य मैं कहूँगा इस चीज़ को, कि यहाँ पे बच्चों के या बच्चियों के भागने की घटनाएं काफ़ी होती है, जो हमारे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है, और हम लोग निरंतर उस पर कोशिश कर रहे हैं। हमारे सभी सीनियर्स का, पॉलिटिकल लीडर्स का भी हमको काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है, जिला प्रशासन का भी काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है कि हम उस दिशा में कुछ प्रयास करें। तो एक सबसे बड़ा चुनौती हमारी यही है कि हमारा जो बच्चे हैं, हमारे 18 साल वर्ग के साल कम के बच्चे यहाँ से स्कूल से शिक्षा छोड़ के दूसरी जगह मजदूरी करने चले जाते हैं, वो अपनी शिक्षा भी पूरी नहीं करते, और उनके पेरेंट्स पर आके यहाँ एफआईआर रजिस्टर होती है। वो काफ़ी हमारी चुनौतीपूर्ण काम है। सर कानून व्यवस्था में रहते हुए आप इस जिले में कुछ नवाचार करना चाहेंगे? जी, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ का जो चुनौतीपूर्ण काम है कि जो क्राइम का मुख्य पैटर्न है कि बच्चों के यहाँ से भागने की घटनाएं हो रही हैं, तो मेरी कोशिश है, जो मैंने यहाँ का भी ट्रेंड समझा है, कि अगर हम बच्चों की शिक्षा पे ध्यान दें तो हमको इस पे हम उनको कोशिश मतलब जो भागने की घटना है वो काफ़ी कम हो सकती है, और एक जो हमारा पुलिस पे एफआईआर रजिस्टर्ड होती है वो कम हो जाएगी, मेरी उम्मीद यही है। और अगर व्यक्ति जो बालक है या बालिका 12वीं पढ़ के पास होके निकलता है, तो उसको नो डाउट कोई अच्छा सा जॉब मिल जाएगा। तो भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार काफ़ी इस दिशा में प्रयास कर रही है, और अभी हमारी सभी यहाँ के जो हमारे मंत्रीगण हैं, सभी लोगों से बातचीत हुई है, तो उनके द्वारा भी पूरा सहयोग मिल रहा है। जिला प्रशासन, कलेक्टर साहब के द्वारा और अन्य विभाग द्वारा हम लोग एक टीम बनाकर यहाँ काम कर रहे हैं। रिसेंटली हम एक रक्षा सखी करके हम एक अपना मूवमेंट भी लॉन्च कर रहे हैं, कि हमारे पुलिसकर्मी, महिला पुलिसकर्मी, और हमारे जिसमें आरक्षक से लेकर एसडीओपी तक के महिला कर्मी रहेंगी, अन्य विभागों के ट्राइबल वेलफेयर, महिला बाल विकास के पुलिसकर्मी रहेंगी। हम मिल के वहाँ पर उनके एक बेहतर शिक्षा के लिए हम कोशिश करेंगे कि वो हमारे जो हॉस्टल्स में बच्चे रह रहे हैं उनको प्रेरित करें कि कम से कम 12वीं पढ़े और अपना एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सके। साथ ही हम पेरेंट्स को भी मोटिवेट करेंगे कि वो बच्चों को 18 वर्ष से पहले शादी ना करें, और 12वीं की शिक्षा कम से कम दिलाना जरूरी समझे। सर देखने में आता है, यहाँ हो या महानगर, कहीं पे भी 18 वर्षों से कम के बच्चे आजकल नशे में लिप्त हो रहे हैं। कई घटनाएं, कई आरोप प्रत्यारोप इसी के चलते हो रहा है। जी जी, बिल्कुल सही है, क्योंकि अब जो आप देख रहे हैं कि मोबाइल एक मोबाइल हमारा वरदान भी हुआ, तो साथ में कुछ अभिशाप भी हुआ है। तो इससे ये हुआ कि बच्चों में नशे की प्रवृत्ति, वीडियो देख के या जो रील बना के अन्य चीज़ें देखते हैं, वो उससे नशा नो डाउट धीरे धीरे यहाँ भी पैर पसारने लगा है। तो हमारी जो सामाजिक पुलिसिंग है, हम विभिन्न नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से, या जो हमारी टीम अभी गांव-गांव पहुंचेगी, कोशिश करेंगे कि बच्चों को और हम पेरेंट्स को प्रेरित करें कि वो नशे से दूर रहें, और हमको ऐसे लोगों के नाम बताएं जो सप्लाई का काम कर रहे हैं। साथ ही हम पूरा, हमारी जो थाने की पुलिस है, वो ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनको एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत हम कार्रवाई करते हैं। सर इसके लिए तो आप ऐसे भी तलाश कर सकते हो ना कि नशे में बच्चा घूम रहा है तो कहाँ से नशा करके आया होगा। हाँ, इसके हमारे दोनों तरफ से बेसिकली वो कोशिश करेंगे कि एक हम सोशल पुलिसिंग भी करें, और जो हमारा रूटीन पुलिसिंग है दोनों करें।
तो हम दोनों तरह से प्रहार करने की कोशिश करेंगे कि इस बीमारी को हम जड़ से मिटा सकें। सर, आपने आपकी जॉब में रहते हुए नशे को लेकर कई नवाचार किए थे। भोपाल का एक किस्सा है आपका नवाचार। इंदौर में भी आपने कुछ शायद किया था नवाचार। हाँ, अभी इस तरह के कई नवाचार हुए हैं, तो पर यहाँ की चुनौती अलग है। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम सोशल पुलिसिंग पर इंदौर में, चूँकि इंदौर और भोपाल में चूँकि काफ़ी अधिक साक्षरता है और मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश के सर्वाधिक साक्षर वाले ज़िलों में से एक है। तो लोग थोड़ा-सा इस चीज़ के लिए जागरूक भी अधिक है, पर वहाँ अन्य चीज़ें भी बहुत चलती हैं। पर झाबुआ नो डाउट कम साक्षर ज़िला है, पर यहाँ के लोग उतने ही सरल हैं। तो हम मेरी कोशिश यही है, और लोग यहाँ के अभी तक मुझे मिला है कि सभी सामाजिक संगठन जो है इस पे पूरी तरह वो सहयोग कर रहे हैं। सर, एक्सीडेंट के लेकर आपने अपनी पदस्थापना भोपाल में एक मूवी बनाई थी। ऐसा कुछ नवाचार यहाँ पे देखने को मिल सकता है? जी, आपका कहना बिल्कुल सही है कि भोपाल में हमारी की टीम के द्वारा, मेरा तो सिर्फ मैं चूँकि वहाँ डीसीपी हुआ करता था, तो पूरी टीम द्वारा एक जो हमारे भोपाल शहर में विभिन्न कैमरे लगे हैं, एक रियल इमेजेस की एक फ़िल्म बनाई गई थी, जिसमें एक्चुअल घटना कैसे क्या एक्सीडेंट हुआ, उसको हमने कैप्चर किया था। जब हम विभिन्न हमारी ट्रैफ़िक पुलिसिंग जो पुलिस थी, वो विभिन्न मेडिकल कॉलेज में, विभिन्न कॉलेजेस में, विभिन्न स्कूलों में जाके वो फ़िल्म दिखाती थी, तो लोगों को लगता था कि अरे ये तो हमारे मोहल्ले का ही है, या हमारे चौराहे की घटना है। उस हम व्यक्ति को फेड कर देते थे उसका चेहरा, कि ताकि ऐसा बीभत्स न लगे, तो लोगों को ज़्यादा अपीलिंग होता था। तो भोपाल में नो डाउट पिछले साल आप आंकड़े देखेंगे तो एक्सीडेंट्स कम हुए हैं, और इसी तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं कि झाबुआ में भी हम कुछ ऐसा मूवी बनाने की सोच रहे हैं कि एक मूवी का हम बनाए यहाँ के लोगों को। अभी आज ही हम लोग ने एक प्रोजेक्ट बनाया कि हम गाँव-गाँव जाके एक हर चीज़ के लिए छोटी-छोटी सी क्लिपिंग दिखाएँगे, कुछ नुक्कड़ नाटक करेंगे। आज ही हमने एक एक्सीडेंट्स को लेके एक मूवमेंट चालू किया कि हम यहाँ के लोगों को निःशुल्क हेलमेट वितरण किया है, ताकि लोग हेलमेट के प्रति जागरूक हो सकें। सर, यदि किसी नागरिक को पुलिसकर्मी द्वारा परेशान किया जाता है, तो इसके लिए पुलिस विभाग में क्या सुविधा है? बेसिकली मुझे तो लगता है कि किसी भी व्यक्ति के लिए पुलिस बड़ा अच्छा अप्रोचेबल वो है कि पुलिस पे आप किसी की भी शिकायत किसी भी स्तर पे कर सकते हैं। अगर हमारा नीचे का कर्मी शिकायत कोई गलत काम करता है, आप थाना प्रभारी पे शिकायत कर सकते हैं। हमारे यहाँ ऑनलाइन शिकायत का भी पैटर्न है कि आप ऑनलाइन किसी को शिकायत कर दीजिए, उस पे एक्शन ज़रूर होगा। या उसके ऊपर के अधिकारी की शिकायत है तो एसडीओपी, एडिशनल एसपी, एसपी लेवल पे, आईजी सर के लेवल पे, डीजी लेवल पे, सभी लेवल पे हम शिकायत कर सकते हैं, उनकी जाँच होती है। अगर शिकायत सही पाई जाती है तो उस पे कार्रवाई भी होती है। सर, अक्सर देखने में आता है शिकायत विभाग की है तो उसको 16वीं विभाग का ही व्यक्ति करता है, तो उसमें चांसेस बन जाते हैं कि उस व्यक्ति के खिलाफ कोई एक्शन ना हो, नहीं, अपने आदमी ऐसा को बचाने की कोशिश की जाए। ऐसा तो कहना गलत है, अगर पूरे सबूत रहते हैं तो नो डाउट ऐसा मतलब उस पे कार्रवाई होती है। और हमारे दूसरे संगठन भी इस पे जाँच करते हैं, मानवाधिकार संगठन द्वारा भी कई बार जाँच की जाती है, जुडिशरी द्वारा भी जाँच की जाती है, तो फेयर काम होता है। इसमें ऐसा कहीं वो अगर घटना सही पाई जाती है तो उस पुलिसकर्मी को दंडित किया जाता है। तो सर, पुलिस के काम के बीच में कभी पॉलिटिशियन बाधा बनते हैं? या पॉलिटिकल प्रेशर किसी केस को लेकर के, ये हमारा व्यक्ति है या इसको ऐसे जांच करो या छोड़ा जाए? नहीं, ये ऐसा तो संभवतः नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा कोई प्रेशर आए, क्योंकि पॉलिटिकल लीडर्स भी समाज के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो वो रूटीन में अगर कोई चीज़ होती है, बहुत सारे लोग हम तक अप्रोच नहीं करते। वो पॉलिटिकल लीडर्स हमसे ज़्यादा जनता के लिए अप्रोचेबल रहते हैं, तो वो जनता अपनी बात उन तक भी कहती है, क्योंकि लीडर्स समाज के प्रति उत्तरदायी है, तो वो जनता की बात हम तक पहुँचाते हैं। और पर पुलिस अधिकारी का ये कर्तव्य भी है कि वो जो भी सही है, कभी सामान्यतः लीडर्स ये नहीं करते कि गलत काम कर दो। वो तो ये बोलते हैं, मैंने तो देखा कि 99% लीडर्स यही बोलते हैं जो सही हो वही करिएगा। तो आज तक ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई कि कभी कोई प्रेशर नहीं आया पुलिस? ऐसा कभी कोई प्रेशर नहीं आया कि किसी गलत काम करने के लिए किसी ने बोला। सर, किसी केस में पूछताछ के लिए पुलिस को क्या किसी को बिना वारंट पकड़ने की इजाज़त है? जी बिल्कुल, पुलिस को कई केसेस में बिना वारंट के गिरफ्तार करने की शक्ति कानून के द्वारा प्रदान की गई है। और किसी भी अगर ऐसा कोई मामला हो, संज्ञेय मामला है, जिस पे लगता है कि उससे किसी मतलब समाज को क्षति हो सकती है या उसने किसी की हत्या कर दी, तो पुलिस किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। सर, इसकी प्रक्रिया क्या है?
डायरेक्ट जाकर के गिरफ्तार कर सकती है, किसी से परमिशन लेने की आवश्यकता है? नहीं नहीं, पुलिस को परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे मामले ऐसे रहते हैं जो हमारे संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आते हैं, जिनमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार, जैसे लग रहा है किसी ने किसी का मर्डर किया है या किसी के कारण किसी को वहाँ शांति भंग हो सकती है, तो पुलिस उसको बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है। पर साथ में ये है कि हमें 24 घंटे के अंदर उसको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ेगा और गिरफ्तार करते ही हमें उसकी एक प्रति न्यायालय को और संबंधित व्यक्ति जिसको गिरफ्तार किया उसके निकटतम रिश्तेदार को भेजना पड़ेगा। ये हमारे ऐसी स्थिति में पुलिस द्वारा अगर आरोपी या फरियादी को पकड़ के मारपीट की जाती है, उसके लिए जिम्मेदार कौन? नहीं, बेसिकली हम जब भी कोर्ट पे आरोपी को प्रस्तुत करते गिरफ्तार करते हैं, तो हम पुलिस सभी प्रकरणों में आरोपी का मेडिकल टेस्ट कराती है। मेडिकल के बाद ही हम कोर्ट में प्रस्तुत करते हैं, तो मेडिकल से क्लियर हो जाता है पुलिस ने मारपीट की है कि नहीं की। तो सर, बयान लेना हो जब आरोपी बयान ठीक से नहीं दे रहा हो, उस स्थिति में क्या करते नहीं, देखिए, आरोपी के बयान तो बहुत लास्ट स्थिति में होते हैं जब वो स्वीकार होती। हम बहुत सारे हर अधिकांश प्रकरणों में सबसे पहले कोशिश करते हैं कि साइंटिफिक एविडेंस इकट्ठित हो जाए। सपोज करिए कोई मर्डर का केस है, तो हम स्पॉट पे जाके ढेर सारी चीज़ें ऐसे देखते हैं कि फिंगरप्रिंट्स मिल जाए, ब्लड मिल जाता है, बाल मिल जाते हैं, तो इस तरह की कई साइंटिफिक चीज़ें होती हैं। फिर हमको धीरे धीरे क्लियर होता है जब हम विभिन्न लोगों से पूछते जाए। घटना का अगर चश्मदीदी गवाह नहीं है, तो आजकल साइबर असाइल हमारी काफ़ी अच्छी चल रही है। साइबर की मदद लेते हैं, फोरेंसिक की मदद लेते हैं, तो हम निकटतम जो आरोपी हम 3-4 संदेही को ट्रेस आउट कर लेते हैं। फिर उनको अगर वो मिलते हैं तो हम उनसे पूछताछ करते हैं, भाई आप कहाँ थे उस समय। और पूछताछ के कई तरीके होते हैं कि हम लगातार उससे पूछताछ कर रहे हैं, तो वो धीरे धीरे ऐसे क्वेश्चन धीरे धीरे आता है करते हैं कि वो हमारे क्वेश्चन के जो प्रश्न जाल रहता है उसमें फंस जाता है। सर, किसी किसी केस में देखने में आता है कि किसी केस में लीड नहीं मिलती है कि किसे की गिरफ्तार करना, उस केस में पुलिस अपना काम कैसे करती बिल्कुल, आपका कहना सही है कि ऐसा नहीं है कि जो 100% केसों में ही पुलिस सक्सेसफुल होती है। बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं कि जिसमें हमारे असफलता नहीं मिलती है। तो कानून में 3 चीज़ें हमारे द्वारा प्रस्तुत बताया गया है। कोर्ट में हम प्रस्तुत करते हैं, वैसे तीनों प्रकरणों में कोर्ट में चालान प्रस्तुत करते हैं। जब किसी मामले का निकाल पूरी तरह हो जाता है तो हम चालान प्रस्तुत कर चार्जशीट, जैसे आप लोग ने सुना होगा, चार्जशीट प्रस्तुत करते हैं। अगर कोई मामला ऐसा लगता है कि मामला झूठा है, तो हम उसकी भी एक प्रक्रिया, खारिजी की प्रक्रिया, हम ये कोर्ट को बताते हैं कि संबंधित व्यक्ति द्वारा गलत रिपोर्ट दर्ज कराई गई, तो उसके फिर जो फरियादी है उसके खिलाफ भी कार्रवाई होती है। और तीसरा ऐसा रहता है जिसमें पुलिस को लीड नहीं मिलती, जो आपने पूछा, उसमें हम खात्मा प्रस्तुत करते हैं कि ये हम सफलता नहीं पा पाए इस केस में। तो बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं जिसमें हम सफलता नहीं मिलती है। है? इस स्थिति में केस बंद करने का अधिकार रहता है? केस बंद पुलिस करती है, पर फाइनली केस बंद कोर्ट करता है। सर, ऐसा कोई केस आपकी लाइफ में आया हो कि विभाग की तरफ से प्रेशर आया हो कि इसे बंद कर दिया जाए, इसमें कोई लीड नहीं आ रही हो, और आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ मिल सकता है? नहीं, विभाग की तरफ से तो ऐसा कभी कोई प्रेशर नहीं आया। और कई बार, जैसे मैंने आपको बताया, मैं सिंदौर में सराफा व्यापारी का जो मर्डर था, वो बात बहुत पहले क्लोज हो चुका था। पर फिर बाद में जब हमको लीड मिली, कई वर्षों बाद लीड मिली थी, ऐसा भी नहीं कि तुरंत मिल गई। 3-4 साल बाद लीड मिली थी कि यार वो तो बॉम्बे के व्यापारी का मर्डर हुआ था, किसी ने बताया हमको। तो बाद में हमने उसके कब्र को खुदवा के फिर इन्वेस्टिगेशन किया था। तो रीओपन, कोर्ट के आदेश से फिर रीओपन होता है केस। बहुत सारे ऐसे केस हैं। कभी कभी ऐसा कोई बड़ा सा केस आ जाता है जिसको लीड नहीं मिलती है, जिसमें कोई हल नहीं निकलता है, वो अंदर ही अंदर चला करता है, या जैसे जनता में बात नहीं होती, पेपर में बात नहीं होती, शुरू के 4 दिन बाद होती, क्या पुलिस जैसे 4 साल 5-5 साल बाद केस निकालती है, तो कोई पीछे टीम काम करती रहती है? बिल्कुल, जो केस क्लोज नहीं होते हैं, मतलब जो केस जो बड़े केस रहते हैं, वो पुलिस लगातार उसमें हमारे जो कई ब्रांचेस हैं, सीआईडी है या अन्य जो दूसरे ब्रांचेस हैं, क्राइम डिपार्टमेंट से, उस पर लगातार वर्क करते रहते हैं। और जैसे ही हमको कोई सूचना मिलती है, हम उसको रीओपन करके फिर उसका कोर्ट पे चार्जशीट प्रस्तुत करते हैं। सर, ये तो क्राइम की बात हुई। सर, अभी चुनावी माहौल था, देखने में आया था कि यहाँ पे शराब कई ज़्यादा क्वांटिटी में पकड़ाई गई, क्या कारण था? बेसिकली जो ऐसा आरोप है कि जो हमारे यहाँ से शराब निकलती है और गुजरात जाती है, ड्राई या स्टेट है, ड्राई पास स्टेट में के लगता पास है, तो अवैध रूप से शराब बिकती है। क्योंकि उस समय चुनाव का था, तो शराब की नो डाउट ये था कि शराब अधिक निकलेगी, तो पुलिस के हमने लगभग यहाँ पे 30 नाके लगे हुए थे। जी।
16 हमारे इंटर स्टेट नाके थे जो अंतर्राज्यीय नाके थे, और 14 अंतर जिला राजे थे, इंटर डिस्ट्रिक्ट के हमारे नाके थे। तो सभी पॉइंट पे हमारे पुलिस की टीम, उसमें अन्य टीम भी साथ में थी, जो एसएसटी एफएसटी टीम थी वो वर्क कर रही थी, सतत वर्क कर रही थी। तो हमारे द्वारा काफ़ी बड़ी अच्छी मात्रा में लगभग 88,000 लीटर के द्वारा शराब जी। पकड़ी गई है, और बाकी भी पकड़ी जाती रही, क्योंकि फिर हमारी इतनी चेकिंग बंद हो जाती है। रूटीन में इतने नाके नहीं लगते, एक ही हमारा नाका है जो अभी पेट्रोल में चल रहा है, उसमें कार्रवाई होती है या किसी सूचना पे हम कार्रवाई करते हैं, तो नो डाउट थोड़ी सी कम हो जाती है। पर सर अगर जनरली ये चेकिंग इसी तरह चलती रहे तो इसकी स्मगलिंग सप्लाई बंद हो सकती है। हाँ, पर वो फिर उस समय दूसरे काम भी रुक जाते हैं। इतना हमारे पास पर्याप्त बल भी नहीं है कि हम, आप देखेंगे झाबुआ में जो हमारे स्ट्रेंथ है कि लगभग 1000 के आसपास हमारा पुलिस बल होना चाहिए, पर उससे हमारी कल लगभग 700 का पुलिस बल है, और जो डिफरेंट कामों में लगा रहता है, कोर्ट में भी लगा है, रूटीन के ट्रैफिक में भी लगा है, लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी लगा रहता है, तो अन्य कामों में भी बल लगा रहता है। सर अभी आचार संहिता के दौरान यहाँ पे कई वीआईपी विजिट्स हुई थी, तो चुनाव के दौरान कितना प्रेशर रहता है लोगों को, जनता को संभालने का? वीआईपी विजिट्स का तो हर समय प्रेशर रहता है, चूँकि सबसे बड़ी हमारे लिए सबसे वीआईपी की सुरक्षा सबसे बड़ा कारण होता है। और आजकल जो होता है कि लोग फूल फेंक रहे हैं, किसी व्यक्ति को उस फूल से भी संबंधित एलर्जी हो सकती है, तो एक वो भी बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य रहता है हमारे लिए। और फूल के साथ लोग गलत चीज़ें भी फेंक देते हैं, किसी ने मोबाइल ही फेंक दिया है जी। या उसके हाथ से छूट जाता है, तो वीआईपी को लग भी सकता है। वीआईपी की सुरक्षा हमारे लिए बहुत बड़ा है, क्योंकि कहीं भी कोई भी दुर्घटना हो सकती है। आपने जब भी देखा होगा किसी के साथ जो अनहोनी हुई है, तो इसी तरह की भी भीड़ भाड़ में, हाँ, तो हमारी डीएफएमडी की टीम, जो सॉरी एंटी सबटेज टीम है, वो लगातार रूट की भी चेकिंग करती है, सभा स्थल की भी चेकिंग करती है, यहाँ तक वीआईपी को कौन सा खाना दिया जाना चाहिए वो भी हम चेक करते हैं कि कहीं भी कोई भी गड़बड़ी हो सकती है। तो हम कोशिश करते हैं कि वीआईपी भी पूरी तरह फुल प्रूफ रहे, ताकि कोई गड़बड़ी ना हो सके। सर इस तरह की वीआईपी विजिट में जनता भी बहुत ज़्यादा होती है, लाखों की भीड़ होती है, उनमें भगदड़ होना या दंगे जैसी होने स्थिति, इससे निपटने के लिए आप कितना मेंटली प्रिपेयर रहते हैं, कितने प्रेशर रहता है? प्रेशर बहुत रहता है, मतलब वीआईपी विजिट किसी भी जिले में हो जाना बहुत बड़ा काम रहता है, क्योंकि वीआईपी के साथ जैसा कि आपने बताया बहुत सारा बल भी बाहर से आता है, और जनता भी बहुत अधिक रहती है वीआईपी को जो सुनने के लिए या वीआईपी को देखने के लिए। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उस जहाँ वो सभा स्थल है उसकी पूरी तरह बैरिकेडिंग करा दी जाए, ताकि एक निश्चित दूरी पर वीआईपी रहे। जो सभा स्थल में या जो रोड के किनारे जनता है उसकी हम फ्रिस्किंग कर लें, जांच कर लें, और हम उसकी पूरे उस स्थल की पूरी एंटी सबटेज चेकिंग करा लेते हैं। हमारे जो स्नाइपर डॉग्स हैं उनके द्वारा भी चेकिंग होती है, और हमारे जो हम जिसे आप लोग खुफिया के जवान बोलते हैं, जी। हम अपने ऐसे जवान भी लगाए रहते हैं जो लोगों को दिखाई नहीं देते, पर वो अघोषित लोग से वहाँ स्पॉट पे रहते हैं, जो कोई भी घटना होने पे संबंधित को पकड़ भी सकते हैं। हम हाई राइज बिल्डिंग पे भी लोग लगाते हैं कि दूर से कोई व्यक्ति कोई घटना कर रहा है तो हमारा नजर रहे, वायरलेस सेट और बायनोकुलर्स के साथ हमारे लोग रहते हैं वहाँ तो सर ऐसी वीआईपी विजिट के लिए बाहरी बल भी बुलाना, पे। तो उनके साथ कम्युनिकेशन कैसा रहता बेसिकली जब हमारा कम से कम 3-4 दिन पहले हमारा वीआईपी बल आ जाता है, हमारी विभिन्न स्तरों पे मीटिंग चलती है, हमारे लोअर स्टाफ भी मीटिंग उनके साथ करता है, अपर स्टाफ पुलिस अधीक्षक के पद लेवल पे भी और सीनियर अफसर रहते हैं, तो लगातार हमारी उनके साथ मीटिंग होती है। हम उनको पूरा जिस सेक्टर में भी उनकी ड्यूटी लगी उनको पूरी ब्रीफिंग करते हैं, उसके पश्चात ही ड्यूटी का वितरण होता है? सर चुनावी बात चल रही है, वर्ष 2003 में इंदौर में चुनावी दंगे हुए थे, उस वक्त आप वहाँ थे, आपने उसे कैसे हैंडल? है। बेसिकली वो उस समय इंदौर में, चूँकि मैं भी नया था, तो दंगे हुए। बहुत सारी चीज़ें कोऑर्डिनेशन से डील होती है। हमारे साथ जो प्रशासनिक अधिकारी थे बहुत ही अच्छे सुलझे हुए हमारे कलेक्टर साहब थे, साथ में हमारे एसपी साहब से बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन था उनका, और मेरे साथ भी जो एसडीएम साहब साथ में थे, हम लोग का कोऑर्डिनेशन इतना अच्छा था कि हम एक दूसरे को जो सूचनाएं मिलती थी हम कोऑर्डिनेट करते थे। हमारी नगर सुरक्षा समिति ने बहुत अच्छा हमारा योगदान दिया, जो एक तरह से हमारे बी टीम बन के काम करती है, तो उनके द्वारा हमको सूचनाएं मिली और एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ था।
सर, अपने सभी दायित्वों के बीच अपना समय मैनेजमेंट आप कैसे करते हैं? फैमिली को समय कैसे दे पाते हैं? कई शिकायतें रहती है कई बार फैमिली की अपने ऑफिसर से कि आप घर पे ध्यान नहीं देते। पुलिस अफ़सर्स की फैमिली को भी बहुत आदतें पड़ जाती है कि पेरेंट्स जो पुलिस अधिकारी उसके घर आने का समय भी अलग रहता है, चूँकि हम लोग की कई बार ये चुनौतियाँ रहती है कि रात को बच्चे सो रहे हैं, हमारा वायरलेस सेट चलता रहता है और बच्चे भी समझदार हो जाते हैं उस हिसाब से और हम लोग भी सब एक एक दूसरे को रहते-रहते समझ रखते हैं कि हमारे पापा इस समय आएँगे या इस समय आएँगे, पर हम लोग सभी उन चुनौतियों के बीच कोशिश करते हैं कि दिन में एक टाइम हम सभी लोग परिवार के लोग एक साथ बैठ के खाना खा लें, एक साथ बैठ के बातचीत कर लें। तो एक ऐसा टाइम रहता है, हम प्लेज़र टाइम रखते हैं कि अपने बच्चों के साथ बैठ के, फैमिली के साथ बैठ के खाना खाएँ। सर, आप एक सुप्रीम पद पे हो, आपको कभी कोई धमकी कुछ ऐसा देखने को मिला है? आपको किसी का बाहरी दबाव आया हो, धमकी आई हो आपकी फैमिली को लेकर के? नहीं, अभी तक तो मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला कि वैसे भी हमारा मध्य प्रदेश बहुत अच्छा राज्य है, तो हमारे मध्य प्रदेश में ना इतना कोई आतंकवादी गिरोह इतना सक्रिय है, पर हमारे यहाँ की जनता भी उतनी ही अच्छी है, ऐसी मुझे कभी कोई घटना नहीं सुनाई। सर, वैसे ऐसी धमकियों के लिए विभाग में निपटने के लिए कोई विभाग है? जी हाँ, हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे चलते हैं, एटीएस सेल चल रहा है, हमारा एडीएस चलता है, हमारी कई विंग्स हैं जो इस पे निरंतर काम करती रहती हैं। तो वो लगातार इसमें सक्रिय थे, कई लोगों को थेफ्ट भी रहता है हमारे यहाँ, तो उन लोगों को पर्याप्त सुरक्षा भी दी जाती है और उनके पीछे हमारे पूरी टीम सक्रिय रहती है कि उन संबंधित अधिकारी के साथ ऐसी कोई घटना या उनके परिवार के साथ कोई घटना हो पाए, तो उसके लिए हमारी पूरी टीम सक्रिय रहती है। सर, कुछ ऐसे मामले आते हैं जो शुरू से ही पूरी तरह झूठ के बेस पे चलाए जाते हैं कि पुलिस में आके झूठी शिकायत की जाती है, तो उस चीज़ का निराकरण पुलिस कैसे करती है, कैसे देखती है? जैसे दुष्कर्म का हो गया, शुरू से लिव इन में रहते अच्छा, सब कुछ अच्छा चलता है, फिर एक दिन जाके कुछ विवाद होता है तो उसमें रेप का मामला डाल दिया जाता है या धर्म परिवर्तन को ले आते हैं या अन्य मुद्दे ले आते हैं। तो बिल्कुल बेसिकली बहुत सारी ऐसी घटनाएँ होती जो झूठी कायम होती, कई चीज़ों में कायम होता है। तो अगर आप लिव इन की बात करें, हम सब चूँकि ये है कि कोई व्यक्ति आता है थाने में, तो हमको उनकी प्राथमिकी दर्ज करना हमारा कर्तव्य ही है। हम उसकी प्राथमिकी दर्ज कर लेते हैं, पर उससे पूछताछ करते हैं और अगर कोई जैसे महिला बताती है, तो हम कोशिश करते हैं या सभी प्रकार अधिकांश मामलों में हम उसके कोर्ट के सामने बयान कराते हैं। कोर्ट के सामने बयान करते हैं, फिर उसका साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन भी होता है। तो जैसे तथ्य आते हैं, उसके आधार पर ही जाँच होती है और विवेचना होती है, चार्जशीट प्रस्तुत होती है। अगर प्रकरण में गलत पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होती है। बहुत सारे ऐसे प्रकरण अभी देखने आए हैं, अभी हमने करीब 100 प्लस केसेज़ में यहाँ खारिजी भी लगी है हम्म। और खात्मा तो कई प्रकरणों में लगा है। और सर, जब ऐसे केस आते हैं उस वक्त उनके बयान के आधार पर सामने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी होना सुनिश्चित रहती है? हाँ, नो डाउट अगर गिरफ्तारी हम का प्रेशर तो रहता है कि अगर किसी व्यक्ति ने 376 की रिपोर्ट कराई है, पर कई बार हम लोग को बयान में या कोर्ट के सामने जो बयान होते हैं, कोर्ट से हमको कॉपी में इतनी लग जाता है कि ये कहीं न कहीं इसमें ये घटना गलत है या वैज्ञानिक साक्ष्य नहीं मिल रहा है, तो हम उस व्यक्ति को फिर हम और उसमें आरोपी से भी पूछताछ करते हैं, तो वो अपने ऐसे तथ्य प्रस्तुत करता है कि उस घटना के दिन वो था ही नहीं। तो हम फिर माननीय न्यायालय के सामने प्रस्तुत करते हैं कि ये घटना अगर किसी एक शहर की घटना होना बता रही है उस आरोपी के खिलाफ और आरोपी की लोकेशन वो से किसी अन्य शहर में आ रही है, तो उस दोनों घटनाओं का मिलान संभव ही नहीं है। तो फिर उन प्रकरणों में तो खात्मा लगता ही है। कुछ कुछ केसों में ऐसा वैचारिक मतभेद के कारण ही वो थाने तक पहुंच जाते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि ये इतना बड़ा मामला नहीं जितना बड़ा हमारे सामने ला के रख रहे हैं ये लोग? बहुत बार ऐसा होता है कि झगड़े को बहुत बड़ा रूप दे दिया जाता है। पुलिस एफआईआर भी कर लेती है, पर बाद में जब इन्वेस्टिगेशन होता है, तो उस प्रकरण में जो भी तथ्य सामने आते हैं, खात्मा खारिजी चालान, उसके हिसाब से हम माननीय न्यायालय के सामने प्रस्तुत करते हैं। सर, इन केसों के चक्कर में कोई जिसका आरोप नहीं है उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसे जेल में कुछ दिन या कुछ महीने रहना पड़ता है, तो जब उसका आरोप कुछ भी सिद्ध नहीं होता है तो उसे कोई मुआवजा दिया जाता है पुलिस विभाग की तरफ से? बेसिकली अगर किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी गलत तरीके से जाती है, तो पुलिस उसको जो हमारे वर्तमान में कानून चल रहा है, उस 169 की धारा में उसके द्वारा उसको डिस्चार्ज कराते हैं और वैसे तो पुलिस द्वारा मुआवजे का ऐसा कोई अभी मतलब नहीं दिया जाता है, पर माननीय न्यायालय उसको जो भी आदेश करती है फिर मध्य प्रदेश शासन या कोई दे सकता है। सर, मुआवजा का अगर रहे, मुआवजा देना रहे तो इसमें थोड़ी निष्पक्ष जांच हो सकती है या
कहीं से ऐसा कानून आ जाए कि भाई जिन्होंने जानकारी लेके बिना उसे आरोपी बना दिया या गिरफ्तार कर लिया या जिस पुलिस वाले ने इसमें हाथ डाला तो उसे इसका चालान भरना चाहिए या उसे मुआवजा देना चाहिए, तो थोड़ा जांच आसान हो जाए या जिसे गिरफ्तार किया उसे थोड़ा सी राहत मिल जाए। हाँ, बिल्कुल मतलब ऐसा आजकल तो चूँकि इसमें काफ़ी अच्छा हमारा इन्वेस्टिगेशन होने लगा है। रेप के केसेज़ में अधिकांश प्रकरणों में लगभग 100% केसेज़ में डीएनए परीक्षण की बात होती है। तो सब लगभग जिन प्रकरणों में डीएनए मिलान हो जाता है उसमें तो चालान 100% लगता है, और जिसमें मिलान नहीं हो पाता हम उसको उन्मोचित करा देते हैं, और तब तक गिरफ्तारी नहीं होती है कि जब तक हम डीएनए मैच ना करा दें। सर तो ये तो पहले शुरू से ही सब मिला जुला रहता है, इनका सब मिल के ही चलता है, रेप जैसी कोई घटना रहती नहीं है, लिव इन में रहते हैं। अब कहीं चीज़ को इनकी वैचारिक मतभेद बैठे नहीं या समझे नहीं, पैसों को लेकर या किसी शादी को लेकर के, तो ये अचानक से जैसे फिर बेसिकली अभी देखिए अभी तक जो है कि किसी को शादी का प्रलोभन दे के उसके साथ संबंध बनाना, ये भी अपराध की श्रेणी में आता है। जी। तो ये गलत ही है, तो उसमें तो वही धारा जो पंजीबद्ध होती है। और सर ये तो एक व्यक्ति के कह देने से कैसे साबित होगा, ये तो पहले से पता रहता है कि चांद से कम है शादी होने का। नहीं, वो सब फिर तथ्य आते हैं तो उस हिसाब से प्रस्तुत होती है रिपोर्ट। पर अगर कोई शादी का प्रलोभन देता है, उस पर गलत संबंध बना लेता है, फिर नहीं करता शादी, तो उस पर फिर मुकदमा कायम होता है। ठीक है सर, इस तरह के मुकदमे यहाँ पे जिले में देखने में आ रहे हैं सर। सभी जगह आते हैं, ऐसा बहुत सारी जगह है जहाँ ऐसे मुकदमे कायम होते हैं, पर उसमें हमारे लोग की कोशिश रहती है, वो माननीय न्यायालय उसमें 100% न्याय करता है कि किसी व्यक्ति को गलत ना हो। तो मैंने तो एक बार लगभग सभी प्रकरणों में देखा है कि अगर कोई गलत गिरफ्तारी भी होती है उसे डिस्चार्ज कर दिया जाता है। और मैं अपने प्रकरणों में बता रहा हूँ कि चूँकि हम लोग भी कई बार इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो हमको पता चला कि ये आरोपी भी कई बार बताते हैं कि सर मैं तो नहीं था उस समय। हम उसे, अगर वो निर्दोष है तो वो खुल के अपनी बात कह देता है। जी। हम लोगों ने कई बार डीएनए परीक्षण, आज से 20 साल पहले भी डीएनए परीक्षण कराए गए। उस समय मध्य प्रदेश में लैब भी नहीं थी, हैदराबाद भेजा जाता था, वहाँ भेजे गए। और भी चश्मदीद साक्ष्य होते हैं जो घटना स्थल के चिन्ह रहते हैं, तो उस पर कार्रवाई होती है उसके साथ। सर कभी कभी आपके सामने ऐसा कोई मामला आया किडनैपिंग या एक्सटॉर्शन का? नहीं, किडनैपिंग के मामले नो डाउट पुलिस के सामने तो आते हैं, पर पुलिस अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं आया कि हमारा ट्रेस ना हुआ हो। मेरी नौकरी मैक्सिमम इंदौर जिले की रही, तो इंदौर जिले का पुलिस का जो रिकॉर्ड रहा है पिछले कई वर्षों का, बहुत अच्छा रहा है। और इंदौर में सभी टीमें मिलकर अगर किसी एक क्षेत्र में घटना होती है, तो एक हमारे वहाँ की क्राइम ब्रांच भी बड़ी सशक्त टीम है, तो बड़ा अच्छा काम करती है, और जितने भी ऐसी घटनाएं हुई उसमें अधिकांश प्रकरणों में निकाल हुआ है। सर क्राइम ब्रांच से याद आया, ये आजकल साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं काफ़ी, इसको रोकने के लिए आप क्या नवाचार करना चाहेंगे सर? बेसिकली हमारे द्वारा अभी झाबुआ जिले में भी एक हमने साइबर सेल गठित किया है। इस पर एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया, भारत सरकार द्वारा भी इस पर काफ़ी लोगों को अवेयर किया जा रहा है, और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भी किया जा रहा है। और झाबुआ में भी हम लोगों ने इसका अपना साइबर सेल गठित करके एक पूरी टीम बनाई है, विभिन्न थानों में और जनता में एक अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है। किसी भी व्यक्ति को अगर साइबर से संबंधित कोई शिकायत है, या उसके साथ किसी भी तरह का फ्रॉड हुआ है, बैंक फ्रॉड है, या एटीएम से फ्रॉड हो रहा है, या कोई साइबर में धमकी मिल रही है, बहुत सारे लोग आजकल साइबर में साइबर अरेस्ट की बात होती है, तो हम लोग लगातार उसको एजुकेट भी कर रहे हैं। और अगर किसी को ऐसी घटना हो रही है तो हम उसको कोशिश करते हैं कि उसका हमें यहाँ प्रकरण पंजीबद्ध करें और इसका न्याय दिलाने की कोशिश करें। अभी कुछ मामलों में हम लोग ने पेपर जो पैसे का फ्रॉड हुआ कि एटीएम से पैसे निकाल लिया, किसी दूसरे खाते में ट्रांसफ़र हो गए, तो हमारे साइबर सेल द्वारा अभी 2-3 दिन पहले ही 15,000 रुपये वापस दिलाए गए। अभी आप 1-2 दिन का काफ़ी हम लोग ने मोबाइल भी रिकवर किए हैं, जी जी। किसी ने मोबाइल चोरी किए गए, ऐसे कई हमारे केसेस हुए। सर बैंक फ्रॉड से ऐसी चीज़ें सामने आ रही है कि आजकल सूदखोरी चल रही है मार्केट में, लोग पैसा खुद जनता आपस में एक दूसरे को लेन देन कर रही है और फिर बाद में विवाद का कारण बन जाता है। बिल्कुल सर, आपका कहना सही है। झाबुआ में ये देखने में आया है कि अपंजीकृत व्यक्ति यहाँ पैसा दे रहा है जनता को, और इस तरह के ब्याज भी दे रहे हैं जो शायद शासकीय दरें हैं, जो हमारी सरकारी बैंक है या जो पंजीकृत संस्थाएं हैं, उनसे कई बार टेबल रेट पे रेट। हाँ रेट पे दे रहे हैं। ऐसी मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई है, तो अभी हम कोशिश कर रहे हैं। आज ही मेरे पास ढेर सारी इन्फॉर्मेशन आई है, मैं अब पूरी अपनी टीम के साथ, जिला प्रशासन के साथ मिलकर हम इस पे
जल्दी ही कुछ कार्रवाई करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है सर, इसके लिए कोई नवाचार देखने को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा आपको, जल्दी ही मिलेगा। सर, भविष्य में आपकी क्या योजना है यहाँ जिले को लेकर? सबसे बड़ा चुनौती है कि हम जो मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पे जो हमारे बालक बालिकाएं जो यहाँ से स्कूल से ड्रॉप आउट अधिक हो रहा है और वो गुजरात जाके या किसी अन्य जगह जाकर वहाँ मजदूर के तौर पर कार्य कर रहे हैं। तो मेरी एक सबसे बड़ी चुनौती और मेरा ये उद्देश्य रहेगा कि मैं बच्चों को कम से कम 12वीं तक उनको एजुकेशन दिला पाए और उनको इस देश का एक बेहतर नागरिक बना पाए, और जो उनके आय का साधन है या उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है, हम कुछ अपनी तरफ से कोशिश करके कुछ लोगों को हम जीवन में बदलाव ला पाए, तो मेरी एक उपलब्धि है। सर, आपने अपने कार्यकाल में महू में भी ड्यूटी करी। सर, वहाँ पे आर्मी का कैंप है, वहाँ पे बड़ी पुलिस और आर्मी के कैंप के बीच खिंचतान चलती है, आप उसको कैसे? जी, बिल्कुल आपका कहना सही है। महू एक ऐसा आर्मी कैंटोनमेंट है जहाँ पुलिस, आर्मी और सिविलियंस का विवाद चलता रहता है। मैं सौभाग्यशाली व्यक्ति रहा कि मैं अभी तक जितने भी एडिशनल एसपी रहे हैं उनमें सर्वाधिक कार्यकाल मेरा ही आज तक का रिकॉर्ड है वो। पर एक भी सिंगल ऐसी घटना नहीं हुई कि जहां आर्मी या पुलिस का या आर्मी या सिविलियंस का कोई विवाद हुआ हो। हमारा इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन रहा, चूँकि वहाँ उस समय जो हमारे आर्मी के पदाधिकारी थे, स्टेशन कमांडर साहब थे और एडम कमांडेंट साहब थे, और हमारे वहाँ पे महू में आईएएस अधिकारी एसडीएम होते हैं, हमारे उस समय के कलेक्टर साहब थे, पुलिस अधीक्षक साहब थे, एसएसपी साहब थे। तो हम सभी का कोऑर्डिनेशन इतना अच्छा था कि सिंगल कोई भी ऐसी घटना नहीं हुई कि वो क्राइम या कुछ हिंसा में तब्दील होती। जो भी रही है, चूँकि सभी जानते थे कि जो महू में चूँकि सबसे बड़ा अधिकारी एडिशनल एसपी होता है, कि एडिशनल एसपी और स्टेशन कमांडर साहब या एडम कमांडेंट साहब के संबंध बहुत अच्छे हैं, तो कोई भी घटना ऊपर तक नहीं आ पाई। सभी घटना नीचे ही उसका हो गया निकाल। थाना प्रभारी भी हमारी टीम बहुत अच्छी थी। कभी भी ऐसी कोई भी घटना नहीं हुई कि हमको कोई दिक्कत का सामना करना पड़ा। जी सर, आपने वहाँ पे किसी आर्मी मैन की सहायता भी की थी? हाँ, उस समय बेसिकली चूँकि मुझे स्टेशन कमांडर सर के द्वारा बताया गया कि एक हमारे आर्मी के फैमिली जा रही थी, वो खंडवा तरफ जा रही थी, तो सिमरौल के पास उनका एक्सीडेंट हो गया था। तो हमारी पुलिस टीम, मुझे तुरंत तत्काल सूचना मिली, हमारी पूरी पुलिस टीम ने पहुंचकर उनको एक एम्बुलेंस के द्वारा और पुलिस के वाहनों के द्वारा बॉम्बे अस्पताल भिजाया गया था, जिससे उनके लाइफ बच सकी। और एक वो उपलब्धि माने या हमारी सेवा माने कि हम किसी की जान बचा सके। और एक वो नौसिंदा है कि वो भी हमारे कोऑर्डिनेशन संभव हुआ कि आर्मी कमांडर द्वारा हमको सूचना दी गई, हमारी पुलिस तत्काल पहुंच गई वहाँ पे और हमने उन लोगों की जान बचा ली। सर, आपके विभाग में कई बार लोग शराब में लिप्त हो जाते हैं, उनके लिए आपने कुछ एक नवाचार किया था आपकी टीम के द्वारा? जी, पिछले मेरी इंदौर में भी निकट में जब मैं विशेष अस्पताल में था, तो हमारे उस समय के तत्कालीन एडीजी साहब और हमारे कमांडेंट साहब द्वारा एक नवाचार अपनाया गया कि हम लोगों ने जो पुलिस में, क्योंकि पुलिस की ड्यूटी वो विशेषकर जो हमारा विशेष अस्पताल है वो अपनी फैमिली से दूर रहता है, और दूर रहने के कारण वो कई अन्य गलत कामों में लिप्त हो जाता है, जैसे शराब पीना या अन्य किसी भी ताश खेलना, जुआ खेलना। जी। उनके लिए सुधार के लिए हम लोग ने सोचा कि एक नया मुहिम थी कि इनका जीवन स्तर सुधारने का कार्य किया जाए। तो हम लोग ने लगभग 16 ऐसे लोगों को चुना कि जो काफ़ी इन तरह की आदतों में लिप्त थे। कई संस्थाओं से हमारी बातचीत हुई। एक जो अमेरिकन संस्था है AA करके, अल्कोहल एनोनिमस संस्था है, वो अदर जो रिलीजियस संस्थाएं हैं, सोशल वर्कर्स हैं, हमारी कई लोगों से बातचीत हुई। तो उनसे बातचीत करके हम लोगों ने लगभग 1 माह का प्रोग्राम बनाया था। उनकी सुबेरे से लेकर उठने से लेकर रात्रि सोने तक की हमने पूरी उनके क्रियाकलापों पर नियंत्रण रखा, और उसमें से कई लोगों के जीवन स्तर में बहुत सुधार हुआ। तो मैं तो मानता हूँ कि बहुत बड़ी उपलब्धि रही कि उनके बच्चे आज खुश हैं, और हम पूरी यूनिट के हम लोगों के लिए उन्होंने दुआएं दी कि हमारा एक, क्योंकि नशा करने से उनका आर्थिक नुकसान भी होता था। एक वो लड़का हमारा बहुत अच्छा बालाघाट में बहुत अच्छी नौकरी करता था, पर फैमिली से दूर उसने कई नक्सल ऑपरेशन भी किए, पर वो शराब की लत में ऐसा लिप्त हो गया था कि उसकी फैमिली परेशान होने लगी थी। पर हम लोग ने कोशिश की, वो
पूर्णतः उससे मुक्त हो गया और फिर वापस में उसका परिवार खुश हो गया, तो मेरे लिए तो शायद बहुत बड़ी क्या प्रोसेस रही थी उन्होंने आपने जब उनको आपने शरण में लिया था? बेसिकली जब हम लोगों ने 16 लोगों को देखा, तो उस समय तो उनकी बड़े मैंने ही काफ़ी उसको कमांड किया था उसके पूरे कोर्स को। तो हमने सवेरे से उठाते थे उनको पैदल, चूँकि उनकी अवस्था भी लेटर एज में थे, वो 45 से ऊपर वाले लोग थे। तो हमने सुबह से उनको मॉर्निंग वॉक कराना, उनका मेडिकल कराते थे, नियमित डॉक्टर आ रहा था, उनके भोजन पे भी नियंत्रण रखा, सवेरे योग की क्रियाएँ कराते थे और बाकी मोटिवेशनल कैंप भी चलाए। और शाम को फिर हम उनका खेल का पीरियड करते थे, नियंत्रित खाना भी नियंत्रण में दिया कि उनको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। शाम को फिर हम उनको मोटिवेशनल क्लास चलाते थे और रात को किस समय सोना है, ये हम पूरा हमारे नियंत्रित रहा। तो इसमें मतलब बहुत अच्छा सुधार हुआ। सुविधाएं उन्हें आपने सारी दी? सारी सुविधाएँ दी। शाम को हम उनको हमारे जैसे मैंने एक अमेरिकन संस्था है AA करके, जी। अल्कोहल एनोनिमस करके, वो शाम को उनकी क्लासेस लगती थी। वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करते थे। हर जिले में चल रही है वो संस्थाएँ। तो उसका भी हम शाम को उनको अपनी टीम को भेजा करते थे जो हमारे ये लोग थे। तो उससे भी काफ़ी सुधार हुआ। उन 16 लोगों का कुछ विरोध देखने में आया सर किसी का? शुरुआत में तो एक लड़का था जिसका नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा। जी। वो हमने जब उसको अपने कैंप में रखा तो ऊपर फर्स्ट फ्लोर से कूद के भाग गया था। जी। बाद में उसकी वाइफ आई, उसने रिक्वेस्ट किया, हम लोगों ने तो मना करे कि इसको नहीं रखना, ये इच्छुक ही नहीं है। जी। पर उसकी वाइफ के रिक्वेस्ट पर हमने उसको वापस रखा। आज वही लड़का बहुत अच्छी ड्यूटी कर रहा है। जी सर, आपका ये नवाचार बहुत अच्छा रहा वहाँ के लिए। सर, ऐसा कोई संदेश जो आप जनता या पुलिस को देना चाहें? मेरा झाबुआ जिले की जनता से यही विनम्र निवेदन रहेगा कि पुलिस आपकी साथी है और पुलिस को अपना दोस्त समझे और जो भी आपकी समस्याएं हैं पुलिस को बताएं, बेझिझक बताएं। और किसी भी स्तर पे, अपने थाने स्तर पे, हमारे जिला स्तर पे समस्याएं बता सकते हैं। हमारे विभिन्न जो जन सुनवाई होती है उसमें आके बता सकते हैं। और हम कोशिश करेंगे कि हम आपके आंखों के कुछ आंसू पोंछ सके और आपको बेहतर भविष्य हम आपका संवार सके। मेरी यही कोशिश रही। सर, हम आपको थैंक यू कहना चाहेंगे। आपने हमें मौका दिया। हमारा पॉडकास्ट का सफ़र आज से शुरू हुआ और आपने हमें इतना सराहना दी, आपने मौका दिया, आपने हमें बुला के सारी चीज़ें बताई। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं और आपका हमारे शो पे आने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सर। थैंक यू। आपको मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आपका भविष्य के लिए। आप दिनोत्तर उन्नति करें, मेरी यही आकांक्षा है। थैंक यू सो मच व्यूअर्स, हमारे इस पॉडकास्ट को पूरा देखने के लिए और हमारे इस पॉडकास्ट पे बने रहने के लिए।